चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न। नीचे लिखे गए क्वेश्चंस में से, ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटरफेरेंस पैटर्न को शो नहीं करता है। पहला है सोप बबल, दूसरा है एक्सेसिवली थिन फिल्म। सोप बबल मतलब बी साबुन मैम। का, एक्सेसिवली थिन फिल्म का मतलब बहुत पतला, और थिक फिल्म मतलब ज़्यादा मोटी फिल्म, और वेस्ट शेप्ड फिल्म मतलब, वेस्ट शेप का मतलब होता है इस तरह कोई फिल्म बना हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑप्शन है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न को शो नहीं करता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि अगर फिल्म आपकी बहुत पतली है, ठीक है, तो आपका ये जो बीच में पार्ट डिफरेंस आता था वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिल्म के बीच वाला, ठीक है। जस्ट ये आपका एक प्लेन सेपरेशन की तरह, यानी पहला मीडियम है और दूसरा मीडियम है, इन दोनों के बीच एक सेपरेशन प्लेन की तरह बिहेव करेगा। तो वहाँ पे आपका केवल क्या होगा, परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, और इंटरफेरेंस करने के लिए आपको रेस सेम उसमें नहीं मिलेंगी, जिस वजह से इंटरफेरेंस थिन फिल्म में नहीं प्रोड्यूस होता है। ओके, द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंस इज, इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए यानी तरंगों के व्यतिकरण के लिए कौन सा सिद्धांत जो है सबसे जरूरी है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स या फर्मी प्रिंसिपल। तो इन सब में कौन सा सही है, आप बताइए। ए सही होगा मैम। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेरी गुड। जब तक आपका सुपरपोजिशन नहीं होगा दो वेव्स के बीच में, तब तक आपका इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी दो वेव्स के या दो से अधिक वेव्स के इंटरफेरेंस के लिए उनका सुपरपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी मीडियम में दो या दो से अधिक वेव्स एक ही दिशा में या अपोजिट दिशा में संतुलित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात या उनके सुपरपोजिशन के पश्चात एक रिजल्टेंट वेव बनती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अलग अलग इंटरफेयरिंग वेव्स, यानी जो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं उनके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स इफ वी इज द resultant wave displacement, then y can be written as y1 plus y2। अगर n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो लास्ट में आपका yn, और ये डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए सबके ऊपर वेक्टर लगेगा। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ओके, अब चलते हैं अगले पे। when two waves of same amplitude and constructively the intensity becomes, जब सेम एम्पलीट्यूड के दो वेव्स संपोषी व्यतिकरण करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, डबल हो जाती है, हाफ हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, या 1/4 हो जाती है, क्या होगा। पहला। कंस्ट्रक्टिवली का क्या मतलब है? संपोषी हम हिंदी में बोल तो रहे हैं बेटा, जब दो वेव्स मैम डबल हो जिनका जाएगा। जिनका डबल हो आयाम जाएगा। समान है, दो मैम समान पहला आयाम है। की तरंगे, सुनो पहले, हिंदी में जो बोल रहे हैं, दो समान आयाम की तरंगे जब आपस में संपोषी व्यतिकरण करती हैं तो उनके संपोषी व्यतिकरण करने के पश्चात जो तीव्रता होती है वो कितनी हो जाती है, 2 गुना, मैम डबल। आधी, 4 गुना, या 1/4 गुना। हाफ। मैम डबल। डबल मैम। 2 गुना हो जाता है इसे बोलो। किसी का भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। हाफ मैम। हाफ होगा मैम। हाफ मैम। ऐसा है, तुम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो अभी तुम लोग का सब गड़बड़ हो जाएगा, बता दे रहे हैं हम। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोगों ने पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं करी है। अब हमको आप ये बताइए कि जब फोर। एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये बताइए पहले, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा ये बताइए हमें।
जब ए मैक्सिमम कितना होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, A1 प्लस A2 होता था, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। कॉस फाई आपका यस 1 हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आएगा, किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाता था A1 प्लस A2। ये आपको याद है, सब भूल गए हैं, दिमाग में सब गायब हो चुका है आपके। And तो 4 ए बराबर times. A1 प्लस A2 होगी, जब ए बराबर A1 प्लस A2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया 2A। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के होती है, जब चूंकि इंटेंसिटी बिकम्स पूछ रहा है, इसलिए आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4A स्क्वायर। तो पहले आपका ए स्क्वायर रहता है, बाद में 4A स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी आपकी 4 गुना हो जाएगी पहले से। तो आपका सी नंबर आंसर सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप इसको गलत करेंगे तो कहाँ क्या होगा आपका। ध्यान से पढ़ना शुरू करिए आप लोग। इसके बाद आपका है कि द शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन द इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के केस में जो फ्रिंजेस या फ्रिंज पैटर्न बनता है वो किस आकार का आकृति का होता है? स्ट्रेट होता है, सर्कुलर होता है मतलब वृत्ताकार होता है, हाइपरबोलिक होता है, या इलिप्टिकल होता है? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? सर्कुलर होगा मैम। नहीं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ाते समय आपको नहीं बताया था, लेकिन आप इसको याद रखिए, हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोला का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कुछ आप जानते हैं कि नहीं? और आप जो फील्ड ऑफ व्यू जहाँ पे आप फ्रिंजेस देखते हैं वो छोटा सा रीजन होता है। जिस रीजन में आप फ्रिंजेस देखते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन पैटर्न ही दिखाई देता है, लेकिन जब इसका जो पूरा फील्ड ऑफ व्यू बनता है वो हाइपरबोलिक फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बताया गया, लेकिन आप सिंपली याद कर लीजिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो भी फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो हाइपरबोलिक नेचर का होता है। ओके, इसके बाद है आपका कि इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट white light is used for the interference of the light, what would be the change in the observation? मतलब कि व्यतिकरण को उत्पन्न करने के लिए एक वर्णीय प्रकाश किरण की जगह अगर वाइट लाइट यानी सफ़ेद प्रकाश को यूज कर लिया जाए तो फ्रिंज पैटर्न में क्या परिवर्तन आएगा? कि पैटर्न विल नॉट बी विजिबल, पैटर्न दिखाई नहीं देगा, या शेप ऑफ द पैटर्न विल चेंज फ्रॉम हाइपरबोलिक टू सर्कुलर, या पैटर्न का शेप हाइपरबोलिक से सर्कुलर हो जाएगा, अथवा सी है कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद अ वाइट फ्रिंज, वाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर। मतलब कलर फ्रिंजेस मिलेंगी जिसके सेंटर की जो फ्रिंज होगी वो सफ़ेद होगी। चौथा ऑप्शन है द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस विल चेंज पोजीशन, और ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन चेंज होगी, मतलब ब्राइट की जगह डार्क, डार्क की जगह ब्राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट यूज कर लें तो फ्रिंज पैटर्न में क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम डी। कलर्ड फ्रिंजेस। राइट से ना। मैम सी ऑप्शन। बी डी डी सी सी डी होगा। आंसर नंबर सी सही होगा, क्योंकि जब तो आप वाइट वाइट लाइट जो होता है, वाइट लाइट में मल्टी कलर्स होते हैं, ठीक है, आपके 7 रंग से मिलकर बना होता है। जब 7 रंग की प्रकाश किरण से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि सातों रंग के पैटर्न, सातों रंग के फ्रिंजेस जो होते हैं अपना अपना फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, सेंटर पे क्या होगा कि सारे सेंटर यानी जो बीच वाला पॉइंट होगा जहाँ पर जो एक्सिस है आपकी, पिक्चर बना के आपको दिखा रहे हैं, आपको याद होगा ये स्क्रीन रहती थी, ये बीच वाला पोजीशन रहता था, इसके ऊपर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते थे। ठीक है, इतना याद है? सेंटर पे जब भी किरण मिलती थी तो वो क्या करती थी, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज बनाया करती थी, चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो। तो यहाँ पे जब कोई भी किरणें मिलेंगी, चाहे वो
कहाँ से मिले, चाहे वो यहाँ से रेज आ रही हो, चाहे यहाँ से रेज आ रही हो, कहीं से भी रेज आ रही है, यानी आपकी जो स्लिट है, स्लिट में से कहीं से भी जो आपकी रेज बन रही है, फिर से हम बना रहे हैं, आपकी स्लिट ये है S1 S2, आपका स्क्रीन ये है, ये सेंटर पे, तो आपकी वेव्स कहाँ जा रही हैं, पॉइंट पी यहाँ पर हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जब कभी भी आप पॉइंट पी यहाँ पर होगा तो उस समय आप देखिए जितनी भी रेज आएंगी, यानी पूरी की पूरी वाइट लाइट यहाँ से जाने वाली और यहाँ से जाने वाली, सेंटर पे जब भी फोकस होगी तो सारे सेम फेज में आएंगे, क्योंकि पार्ट ट्रेवल्ड बाय दिस रे, पार्ट ट्रेवल्ड बाय दिस रे दोनों सेम है। तो सेंटर पे चाहे जिस कलर की फ्रिंज आएगी, चाहे जिस कलर की लाइट आएगी, सब सेम फेज में मिलेंगी और सबका अपना अपना यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और सातों रंग जब यहाँ पर एक साथ मिलेंगे तो सातों रंग का प्रभाव क्या होगा, सातों रंग का प्रभाव सफ़ेद होगा, इसलिए सेंटर पे ब्राइटनेस मिलेगी, सॉरी सेंटर पे वाइट कलर मिलेगा। बाकी यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए, तो अलग अलग कलर की द्वारा चली गई दूरियां अलग अलग होंगी, क्योंकि अलग अलग कलर की वेलोसिटी अलग अलग होगी सेम टाइम पर। ठीक है, तो कब कौन सा कलर कहाँ पे जाके मिलता है ये पता नहीं है, तो कुल मिला के इसके इधर इतने रीजन पर और इसके इधर इतने रीजन पर कलर फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक, क्योंकि हर कलर की फ्रिंजेस अपना अपना फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन सेंटर पे हमेशा वाइट मिलेगा। ओके, यस मैम। आप टाइम का ध्यान रखिएगा। जैसे ही चलिए, मुझे दिखाई दे रहा है 11:51 हुआ है अभी। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हिंदी आपका, में तो भी होगा ना? अरे पहले आप अभी पढ़ लीजिए, जब पेपर खुलेगा तब बताइएगा। जीरो ऑर्डर फ्रिंजेस कैन मैम बी जैसे आइडेंटिफाइड, अभी शांत तो बेटा, टाइम नहीं है। जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग, जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैसे आइडेंटिफाई होगा, वाइट लाइट से, येलो लाइट से, एक्रोमेटिक लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट से। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर फ्रिंज को लोकेट करने के लिए क्या होगा, ये आपने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बन रही है, वाइट, इसकी ऑर्डरिंग डिफाइन करना है। वाइट में, वाइट लाइट, वाइट वाइट लाइट। लाइट। हाँ, वाइट लाइट जब आप यूज करते हैं तो मैम आपको ये पता चल मोनोक्रोमेटिक। जाता है कि ना ना ना, मोनोक्रोमेटिक से तो आपको सब जगह सेम लाइट दिखाई देगी, सेम पैटर्न दिखाई देगा। ठीक, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। लेकिन जब आप वाइट लाइट यूज करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, वाइट लाइट यूज कर लिया जाता है सेम एपरेटस से, सेम सेटिंग से। तो जब आप वाइट लाइट यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है कि जहाँ पे भी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है दैट इज द सेंटर, ब्राइट नहीं, जहाँ पे वाइट मिल रही है वो सेंटर होगी, क्योंकि इसके अगल बगल कलर फ्रिंजेस मिलेंगी। ओके, अब ऑपरेटर्स को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल लाइट का कलर चेंज करना है। सेंटर फ्रिंज अगर लोकेट हो गई, उसके बाद आप कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर सकते हैं, चाहे रेड लें, चाहे येलो लें, चाहे ग्रीन लें, कुछ भी लें। तो जब आप फिर उसके बाद जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो इस सेंटर तो आपको मिल चुका है, ये आपका सेंट्रल फ्रिंज हो गया। इसके बाद आपका अगर ग्रीन लाइट लेते हो तो डार्क, फिर उसके ऊपर ग्रीन बैंड, फिर उसके ऊपर डार्क, फिर उसके ऊपर ग्रीन बैंड, इस तरह से आपका अल्टरनेट ऊपर और अल्टरनेट नीचे बनता जाता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका सेंटर, क्योंकि आप जब फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क दिखता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसमें से सेंट्रल फ्रिंज कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो सेंट्रल फ्रिंज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सेंट्रल फ्रिंज आइडेंटिफाई करने के लिए पहले वाइट लाइट से पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेंटर पे जहाँ पे वाइट बनता है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। उसके बाद वाइट लाइट को रिप्लेस कर देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट से, तो आपके सेंट्रल फ्रिंज जहाँ पे हमने लोकेशन बनाई होती है वो सेंट्रल फ्रिंज ऑटोमेटिक लोकेट हो जाती है। और उसके अगल बगल, क्योंकि जब आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया तो सेंट्रल फ्रिंज पर भी आपका, जैसे ग्रीन लाइट यूज किया तो सेंटर फ्रिंज पे भी आपको ग्रीन ही मिलेगा, अब वाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वाइट लाइट हटा चुके हैं। लेकिन उससे ये पता रहेगा कि ये वो जगह है जहाँ पे सेंटर फ्रिंज फॉर्म हो रहा था। ओके, अब इसके बाद हम, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज जीरो, ट्रू और फॉल्स। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तभी मिलता है जब दो तरंगों के बीच का जो कलांतर है जीरो हो। सही है या गलत? मैम ट्रू। ट्रू। मैम सही है, या तो कांस्टेंट रहे या जीरो रहे।
यहाँ पर केवल 0 लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिए आप। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही रहे। जरूरी ये है कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है या तो 0 रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का यूज नहीं किया, केवल 0 ही कह दिया है। 2 है, 4 है, 10 है, कुछ भी है, लेकिन समय के साथ वो निश्चित रहना चाहिए। ठीक है, तो केवल एक ही कंडीशन लगाया, इसलिए जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम लीव करते हैं, आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ओके, याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं।